विद्यार्थियों, हम आज आप लोगों को शब्दों के सही उच्चारण में सहयोग देने वाले अनुस्वार के बारे में जानकारी देंगे। यानी कहना चाहेंगे कि अनुस्वार का शुद्ध प्रयोग न हो, जानकारी हो, तो निश्चित है आप शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। सामान्य लोग ये समझते हैं कि अनुस्वार तो बस अनुस्वार मात्र है, उसे या तो न में या तो म में परिणत कर लेते हैं। यानी इसका उच्चारण या तो न मानते हैं या तो म मानते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। इनके उच्चारण शब्दों में किस स्थान पर प्रयोग किया गया है और उसका रूप वहां पर क्या होना चाहिए उचित, यह निश्चित है। ऐसी बात नहीं कि जहां इच्छा हो वहां उसे न मान ले और जहां इच्छा हो वहां म मान ले, ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, किसी से सुन लेते हैं और सुन करके वही उच्चारण कर लिया करते हैं, तो वैसी बात नहीं है। इसके लिए जानकारी का होना जरूरी है। दूसरी बात, इसमें इसकी जानकारी एक कारण से और होनी जरूरी है कि जब हम वर्ण विन्यास करते हैं, यानी वर्णों को अलग अलग करते हैं, जिसे वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, तो वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस समय भी अनुस्वार को हम क्या मानकर विच्छेद करें? क्या अनुस्वार ही लिख लें? जी नहीं। इसके लिए वहां पर हम अनुस्वार न लिख करके इन वर्णों के बारे में जाने कि यहां पर इस अनुस्वार का मान यहां पर क्या रखा जाए या क्या होता है, उसी के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। तो जानकारी होगी तभी तो इसे करेंगे। तो हम उन्हीं के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो चलते हैं, शब्द लेते हैं। संबंध। इन दोनों जगहों में प्रयोग किया गया है क्या? अनुस्वार। ध्यान देंगे, ये अनुस्वार जो हैं इनका प्रयोग ध्यान देंगे। कैसे? तो आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है या किसी से सुने हैं या फिर हो सकता, तो आप क्या करते हैं, उसे बना लेते हैं। कहते हैं कि इसका उच्चारण बस यूं पढ़ लेते हैं, संबंध संबंध, और बोल लिया करते हैं जानकारी के अभाव में। जानकारी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन न जानकारी हो, सिर्फ किसी से सुन करके या कहीं किताबों में लिखा हुआ देख करके हूबहू ऐसे ही नकल कर लिया करते हैं, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। तो आप देखेंगे कि इनका प्रयोग यहाँ पर क्या होगा। तो देखेंगे, लिखा हुआ है कैसे? यहां म हुआ और यहां न हुआ। कहेंगे कि ऐसा तो हम लिखे हैं, जानते हैं, पढ़े भी हैं। कुछ लोग शायद उनको भ्रम हो रहा होगा, तो कई जगह आप ध्यान दीजिएगा, इसके रूप, मैं उन चारों इन रूपों को दिखलाता हूं कैसे लिखा हुआ मिला होगा। जैसे देखिए, संबंध, एक और मिला होगा ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 रूपों में आपको दिखलाई दिए होंगे, किसी भी एक रूप में दिखलाई दिया होगा, कोई जरूरी नहीं। लिखने वाले अपने अपने तरह से लिख लिया करते हैं। क्या तीनों गलत है या तीनों सही है? ये चारों, तो ध्यान देंगे, ये चारों, इसको मैं छोड़कर बोला 3, तो ये क्या तीनों सही है? ये तो सही है ही है। ऐसा देखते हैं तो क्या ये तीनों सही है? तो हाँ, ये तीनों भी सही हैं। यानी ये कह सकते हैं एक बार में कि ये चारों बिल्कुल सही हैं, कोई कम बेसी नहीं है। लेकिन तो सही हम माने तो कैसे माने कि ये सही म ही होगा और यहां न ही होगा? अगर जो ऐसा है तो हमें इसकी जानकारी दे कि कैसे इसको माने। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज के लिए प्रमाण होनी चाहिए।
जब तक प्रमाण न हो व्याकरण में तब तक उसे माने नहीं। हाँ, कुछ व्यवहारिकता है, कुछ व्यवहारिक रूप से जानकारी प्राप्त कर ली हो अलग बात है, अपना खुद का नियम तैयार कर लिए हैं याद करने के लिए, तो वो अलग बात है, उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं उनकी तो जानकारी हमें होनी चाहिए, उन्हें साबित तो करना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे होता है। तो देखेंगे कैसे होता है। ये जो है स, ये म बन गया। कैसे म बन गया? तो ध्यान देंगे, जब भी आपको इस तरह के अनुस्वार मिले तो सबसे पहले देखें कि अनुस्वार कहाँ है। तो ध्यान देंगे अनुस्वार स के ऊपर है, ठीक है। अब क्या देखना है? तो उसके बाद वाला वर्ण क्या है। तो उसके बाद वाले वर्ण की तरफ जब चलते हैं तो मिलता है ब। अब करना है क्या हमें कि जब इनको देखेंगे कि किसी वर्ग में है कि नहीं। ध्यान देंगे जब आप पढ़ेंगे व्यंजन तो उसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग क से लेकर के म तक, और सब में 5-5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और ये सभी वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, इस तरह 25 हो जाते हैं। तो करना क्या है कि हमको देखें कि यह मिला ब। अब ब किस वर्ग का है? तो ब जो है वह प वर्ग का है। किस वर्ग का है? तो वह प वर्ग का है। इस पर ध्यान देंगे। कैसे? तो ब जब पढ़ते हैं तो प, फ, ब, भ, म, यानी ब आता है प वर्ग में। अब क्या करेंगे? तो इसका जिस वर्ग में वह वर्ण आए, जो भी वर्ण आए, तो जिस वर्ग में आए उस वर्ग का 5वां वर्ण वह उस अनुस्वार हो जाता है। यानी क्या? तो ब जो है, ब है इसका वर्ग, पवर्ग का। तो पवर्ग का वर्ग में है, आएगा क्या? म। तो यह म जो है यह क्या होगा? इसमें परिणत हो जाएगा। कौन सा? अनुस्वार। इसके संयोग के कारण यह म में अनुस्वार जो है वह म में परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होकर के यहां पर म के रूप में आ गया। दूसरी बात, अब चलते हैं ब के पास। तो ब के पास जब जाते हैं तो इस पर भी अनुस्वार हम देख रहे हैं। तो इस अनुस्वार को यहां यानी बाद वाले, फिर से ध्यान रखेंगे, जब भी अनुस्वार रहे तो बाद वाले को देखना है, पहले या उसको नहीं देखना है। जब भी देखना है बाद वाले को देखना है। तो बाद वाला वर्ण जो है वह ध है। तो ध को जब हम देखते हैं तो फिर पहुंचते हैं किस वर्ग में आया? त वर्ग में। ध्यान देंगे, त वर्ग में आया तो त वर्ग में क्या होगा? त, थ, द, ध, न। त वर्ग में जो है सो कि न आता है। तो न का प्रयोग करेंगे, यानी यहां पर हमने न का प्रयोग कर दिया। इस अनुस्वार की जगह पर न का प्रयोग हुआ, और इस तरह यह पूरा तैयार हो गया शब्द। यानी अनुस्वार न प्रयोग करके हम जो उसके लिए जो वर्ण है उस वर्ण का हम इसमें प्रयोग करते हैं। इस तरह यह तैयार हुआ। अब आपको बात आती है कि क्या ये यही होते हैं या ऐसे और भी हैं? तो हाँ, और भी है, और भी कई तरह के वर्ण आते हैं, उसको हम दिखलाते हैं। देखेंगे वे वर्ण क्या है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए डंडा। इसमें जो प्रयोग किया गया है उसको देखेंगे। अनुस्वार, इस अनुस्वार का क्या होगा? उदाहरण के लिए शंख, इसमें अनुस्वार का क्या होगा? ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारे आएंगे, और उस जगह उस अनुस्वार का उच्चारण क्या होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, आप वापस चलेंगे कहां? ड। ड क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अनुस्वार इसके अनुसार बदलता है। तो ये कौन से वर्ग का है? तो जानते हैं कि ड जो है सो कि ट वर्ग का है। ठीक है। तो ट वर्ग का क्या होगा? गिनेंगे, ट, ठ, ड, ढ, न, और इस तरह आता है न, और न की मात्रा का यह प्रयोग कर दिया जाता है। यानी आप लिखेंगे डंडा।
यानी ण, और इस तरह यह न हुआ। उसको देखें तो क्या लिखे हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, अंग। कैसे, क्योंकि ख जो है क वर्ग का है और क वर्ग में पांचवा वर्ण अंग होता है। और इस तरह प्रयोग हम जब भी कोई वर्ण आएगा तो उस समय हम क्या प्रयोग करेंगे, बाद वाले वर्ण को किसी वर्ग, जिस वर्ग का होगा उस वर्ग में देखेंगे और उसकी जांच करने के बाद उसका पंचम वर्ण वहां पर हम प्रयोग करेंगे और इस तरह अनुस्वार के बारे में जान जाएंगे। अब प्रश्न आता है एक चीज और, सर कई बार क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ग का वह वर्ण हो ही नहीं, तब क्या ऐसा हो सकता है, तो हाँ होता ही है। तो देखेंगे कि ऐसे शब्द आते हैं जहां पर अनुस्वार होता है, वहां उच्चारण हम क्या करते हैं इस अनुस्वार का। तो देखो उदाहरण के लिए लिखा हुआ है संयोग, ये देखिए ये संयोग जो लिखा हुआ है इसमें आप क्या कर रहे हैं, अनुस्वार को देख रहे हैं। तो यहां पर सर यह जो है वह किसी वर्ग में नहीं आता है, जहां तक तो वर्ग समाप्ति के बाद यानी प फ ब भ म और पवर्ग ही अंतिम है और यह आता है बाद में। तो क्या हम इसका पंचम वर्ण क्या तालव्य से प्रयोग करेंगे, तो जी नहीं, इसका पंचम वर्ण तालव्य से प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इस अनुस्वार का के लिए आपको क्या करना है कि य को का उच्चारण स्थान देखना है कि य का उच्चारण स्थान क्या होता है। ध्यान देंगे विद्यार्थी, यदि उच्चारण स्थान नहीं जानते हैं तो आप पूछेंगे तो हम उच्चारण स्थान भी आपको बताएंगे, और जानते हैं तब तो कोई बात नहीं, यदि नहीं जानते हैं तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, जैसा आप पूछेंगे उसके अनुसार, संस्कृत और हिंदी दोनों में। तो ध्यान दोगे, यहां पर क्या करेंगे, यह है तो यह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, तो यह का उच्चारण स्थान यदि तालु है तो क्या तालु से उच्चारण होने वाला कोई वर्ग है, तो हाँ वह वर्ग है च। चवर्ग, चवर्ग के जो वर्ण होते हैं वे यानी च छ ज झ इय, ये सभी किसके उच्चारण होते हैं, तालु से होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तो क्या हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इसी वर्ग का पंचम वर्ण लेंगे अर्थात इय। ठीक है, यानी अनुस्वार को वहां से हम हटा लेंगे और इय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इस तरह हम उच्चारण में, अब कहेंगे कि सर ऐसा लिखा हुआ नहीं देखे हैं, तो आपको बता दें अब तो अनुस्वार ही प्रयोग किया जाता है। वर्णों का प्रयोग लगभग पुरानी किताबों में मिलेंगे, जो नए नए छप रहे हैं किताब उनमें इसका अभाव दिखाई देगा। हाँ मिल भी सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, इन वर्णों का प्रयोग न करते हैं। हाँ, लेकिन संस्कृत के जो शब्द मिलेंगे उसमें अधिकांशतः आपको याद रखेंगे इन वर्णों का ही प्रयोग मिलेगा, अनुस्वार का प्रयोग बहुत ही कम मिलेगा, नए होंगे तो हो सकते हैं। तो चलेंगे इसमें, तो इस तरह से इसका उच्चारण हम करेंगे और करके इसके बारे में जानेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जहां भी आपने प्रयोग किया है हर जगह एक चीज देख रहे हैं कि आप बोलते हैं कि पंचम वर्ण का प्रयोग होगा, तो क्या पंचम वर्ण का जो प्रयोग होगा वह अर्ध ही होगा या पूर्ण भी होगा? तो जी हाँ, इस बात का जानकारी तो आपको होना ही चाहिए कि जब भी हम प्रयोग करेंगे तो उसके अर्ध वर्ण का ही प्रयोग करेंगे और वो होता है व्यंजन वर्ण। ध्यान देंगे, और व्यंजन वर्ण में तब वो भी बिना स्वर की मात्रा के, तो बिना स्वर की मात्रा यानी आधे हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आधा क्यों प्रयोग किया जाता है, तो अर्धवर्ण की जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी कि अर्धवर्ण कौन होता है और कैसा होता है। तो दिखलाता हूं,